साथियों नमस्कार, आपका अपने चैनल शिक्षा प्रदेश में स्वागत है। साथियों आज हम करंट अफेयर का डिस्कशन करने जा रहे हैं। हम लोग देखेंगे आज 1 सितंबर से 7 अक्टूबर तक की जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं उनका डिटेल में हम अध्ययन करेंगे या तो डिस्कशन करेंगे, साथ में उन घटनाओं से रिलेटेड कोई अन्य टॉपिक भी है साथ में उनका भी डिस्कशन करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है करंट अफेयर और बहुत ही शानदार तरीके से डिस्कशन किया जाएगा। और ये जो नोट बनाया गया है, पीडीएफ बनाया गया है, पीपीटी बनाया गया है, वो बहुत ही बुक का साथ में पेपर का पूरा निचोड़ दिया गया है। देखिए हम एक एक टॉपिक उठाते हैं शिक्षा प्रदेश। साथियों साथ में यदि मेरा लेक्चर पसंद आए प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ ये करंट अफेयर बनाया गया है। प्लीज आप इतना तो कर ही सकते हैं कि आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ में शेयर करिए प्लीज। करंट अफेयर सितंबर माह का है, 1 सितंबर से 7 अक्टूबर तक का करंट अफेयर है। फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, चाहे यूपीएससी हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे वनडे एग्जाम हो, यह सब के लिए महत्वपूर्ण है। पीसीएस के लिए भी है, वनडे एग्जाम, बिहार एसएससी के लिए, एसएससी के लिए, रेलवे के लिए और टीजीटी पीजीटी जितने भी एग्जाम है सब के लिए करंट अफेयर महत्वपूर्ण है। अब एक एक का हम देखते हैं डिटेल में वर्णन। जैव विविधता एवं पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भारत ने ऐतिहासिक पहल की है। बायोडायवर्सिटी इंग्लिश में भी देखते हैं, बायोडायवर्सिटी और पर्यावरण इन्वायरमेंट कंजर्वेशन की दिशा में भारत ने ऐतिहासिक पहल की है। भारत में चीतों का पुनर्वास किया गया है, मतलब एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में चीतों को लाया गया है। इसलिए कहा गया यह पहली बार हुआ है कि अंतर महाद्वीप स्थानांतरण हुआ है किसी जीव जंतु का। एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप, अफ्रीकी महाद्वीप से एशिया महाद्वीप में लाया गया है। एशिया महाद्वीप में भारत है, तो इसलिए अफ्रीकी महाद्वीप से भारत लाया गया चीते का पुनर्वास किया गया है। चीता का वैज्ञानिक नाम पूछ सकता है, ये से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से सभी एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए इसका डिटेल में वर्णन करेंगे। वैज्ञानिक नाम है एसिनोर्सिक। ये देखिए जुबैटस, जुबैटस नाम है इसका। देखिए इसको जरूर याद रखिएगा, एसिनोनिक्स जुबैटस। विश्व में सबसे तेज दौड़ने वाला स्तनधारी जीव है। विश्व में सबसे तेज दौड़ने वाला स्तनधारी जीव है। कहां पे? धरती पे, ना कि समुद्र पे, पानी पे नहीं। यह कहा गया है विश्व में सबसे तेज दौड़ने वाला स्तनधारी जीव है चीता। यह फिर देखिए पूछ सकता है किस परिवार का सदस्य है, तो फेलिडे, फेलिडे परिवार का सदस्य है। देखते जाइए, फेलिडे परिवार का सदस्य है। ऋग्वेद और यथुर्वेद में, ऋग्वेद और यथुर्वेद में चीते का वर्णन मिलता है। ये पूछ ले किन वेदों में इसका वर्णन मिलता है, तो ऋग्वेद और जब से जो सबसे पहला वेद है और सबसे जो अंतिम वेद है अथर्ववेद, दोनों में वर्णन मिलता है। IUCN के अनुसार, देखिए IUCN के अनुसार विश्व में वयस्क चीतों की संख्या, देखिए इसमें पूरा का पूरा डिटेल वर्णन किया गया है, किससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। IUCN के अनुसार विश्व में वयस्क चीतों की कुल संख्या है जो IUCN कहा है, ये है 6517 है, 6517 है। वर्तमान में चीते कहां कहां पाए जाते हैं? एशिया में पाए जाते हैं, अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं, पूर्वी ईरान के शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसका मतलब यूरोप में नहीं पाए जाते, अमेरिका में नहीं पाए जाते, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका दोनों में नहीं पाए जाते। यह 3 जगह पाए जाते हैं, अफ्रीका और पूर्वी ईरान और एशिया के कुछ क्षेत्र में पाए जाते हैं। चीता घास भूमि और झाड़युक्त भूमि तथा खुले वनों की प्रमुख प्रजाति है। देखिए अफ्रीकी महाद्वीप में चीतों की आबादी मुख्यतः कहां पाई जाती है? अफ्रीका महाद्वीप से यहां चीता का स्थानांतरण हुआ है, तो हम देखेंगे कि अफ्रीका महाद्वीप में चीता कहां कहां पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा पाया जाता है नमीबिया, दक्षिण अफ्रीका एवं दक्षिण अफ्रीका से लगा हुआ है बोत्सवाना आदि देशों में पाई जाती है। अफ्रीकी ये है, चीतों की आबादी 3 जगह है, नमीबिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से बगल में मैप आप देखिएगा तो लगा हुआ है बोत्सवाना, तीनों जगह पाए जाते हैं।
तीनों नीचे ही क्षेत्र में हैं। जब आप अफ्रीका का मैप बनाएंगे, देखिए जैसे अफ्रीका का ये मैप बनाए तो यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका है, यहीं से लगा हुआ बोत्सवाना है, यहीं ये नामीबिया है। आप मैप के द्वारा अच्छे से देख सकते थे कि कौन कहां से है। बोत्सवाना थोड़ा सा ऊपर पड़ा जाता है। देखिए मैं मैप से, देखिए यहां पे मैप से बना दे रहा हूं। मान लीजिए कि ये अफ्रीका है, तो ये अफ्रीका है, तो यहां पे नामीबिया है, यहां पे ही पाया जाता है बोत्सवाना। ये ऊपर है, थोड़ा लगा हुआ है, यहां पे है बोत्सवाना। बोत्सवाना ये है नामीबिया और ये है दक्षिण अफ्रीका। इसका मतलब जो चीतों की आबादी है अफ्रीका महाद्वीप में तो नीचे ही ज्यादा पाए जाते हैं, नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका। क्लियर बच्चों? चलिए, अफ्रीकी महाद्वीप में चीतों की आबादी मुख्यतः है नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना क्षेत्र में पाई जाती है। चीतों की सबसे ज्यादा संख्या कहीं पाई जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझिएगा। चीतों की सबसे ज्यादा संख्या नामीबिया में पाई जाती है, पूरे विश्व में पाई जाती है। इसी कारण से चीता कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, चीतों की राजधानी कहा जाता है पूरे विश्व में। किसको कहा जाता है? चीतों की राजधानी नामीबिया को। वर्ल्ड के उपनाम से भी जाना जाता है। IUCN के अनुसार ईरान में चीतों की संख्या की बात कर दे, ईरान में केवल कहा जाए, जो कि पूर्वी ईरान में ही चीतों की संख्या पाई जाती है, 50 के लगभग है। IUCN लाल सूची में, IUCN सूची जारी करता है, लाल सूची में चीतों को सुभेद वल्नरेबल की श्रेणी में रखा गया है। सुभेद की श्रेणी में रखा गया है, ये ध्यान रखिएगा, वल्नरेबल की श्रेणी में रखा गया है, ना कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड की श्रेणी में नहीं रखा गया है। ये याद करने वाली बात है। चीतों को सुभेद, इंग्लिश में बोलते हैं, वल्नरेबल की श्रेणी में रखा गया है। जबकि एशियाई चीतों की बात करें, पूरे विश्व, यहां पे पूरे विश्व की चीतों की बात की जा रही है। यदि केवल एशियाई चीतों की बात की जाए, जिसका अस्तित्व केवल ईरान में है, एशिया में सिर्फ ईरान में है, यह संकटग्रस्त क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी में है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी में है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार भारत के वनों में चीतों को अंतिम बार कब देखा गया है? भारत में जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय है, तो वो डिसाइड किया है, अपनी रिपोर्ट में बताया है कि अंतिम बार चीतों को 1947 में देखा गया था। अंततः भारत की सरकार ने 1952 में चीतों को विलुप्त घोषित कर दिया है। देखिए, पर्यावरण मंत्रालय सबसे बड़ा मंत्रालय है, ये इसके लिए जीव जंतुओं के लिए, जिनके संरक्षण के लिए काम करता है, यही अकाउंटिंग बताता है पर्यावरण के बारे में। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि चीते पूर्ण रूप से 1947 में अंतिम बार देखा गया है वनों में, इसके बाद नहीं देखा गया। इसलिए भारत सरकार ने 1952 में चीतों को विलुप्त की श्रेणी में रख दिया है। चीतों को कब रखा है? 1952 में, पर 1947 में अंतिम बार देखा गया। अंततः भारत सरकार ने 1952 चीतों को विलुप्त एक्सटिंक्ट की श्रेणी में रख दिया है या घोषित कर दिया है। प्रोजेक्ट चीता, यह प्रोग्राम चलाया गया है, प्रोजेक्ट चीता अभी इसी बार चलाया गया है। भारत सरकार इसमें बहुत सेंसिटिव है, बहुत संवेदनशील है, इसलिए चीता को सोचिए अफ्रीकी महाद्वीप से भारत लाई है। बहुत संवेदनशील, यह भारत सरकार की शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। यह अंतर महाद्वीप, देखो बताया था, स्थानांतरण की विश्व की प्रथम घटना है, परियोजना है। यह ऐसा पहली बार हुआ है, अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण। इसका मतलब है एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में किसी जीव जंतु का स्थानांतरण हुआ। अफ्रीकी महाद्वीप से एशिया महाद्वीप में स्थानांतरण हुआ। एशिया महाद्वीप में भारत पड़ता है। यह विश्व की प्रथम घटना है कि किसी जीव जंतु का स्थानांतरण किया गया है। अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण की विश्व की प्रथम परियोजना है या प्रथम घटना है।
नमीबिया से कितने चीते लाए गए? नमीबिया से जो अभी भारत सरकार ने लाए हैं 8 चीते वायुसेना के बोइंग मालवाहक विमान द्वारा 17 सितंबर, याद रखिएगा क्योंकि 17 सितंबर को ही मोदी जी का जन्मदिन है, इसीलिए उस दिन भारत सरकार ने चीतों को भारत की धरती पर लाए। 17 सितंबर 2020 को भारत लाए गए। इस प्रकार इसके बाद 12 चीते दक्षिण अफ्रीका से इसके बाद लाए जाएंगे। अभी केवल कितने आए हैं? 8। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका से समझौता हुआ है। दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 12 चीता देने के लिए एग्रीमेंट कर लिया है, समझौता कर लिया है। 8 चीतों में 3 नर हैं प्लस 5 मादा हैं। स्वयं पीएम मोदी ने अपने जन्मदिन 17 सितंबर के अवसर पर एमपी के, ये याद रखिएगा, कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा। कहां पे? कूनो नेशनल पार्क, जो मध्य प्रदेश में है। यह पहले अभयारण्य था, सेंचुरी था, अब ये नेशनल पार्क बन गया है। पार्क में छोड़ा। कूनो नेशनल मध्य प्रदेश के किस जिले में आ जाए तो कौन से जिले में है? श्योपुर जिला में है। देखिए किस जिले में है? श्योपुर जिला में है। श्योपुर जिले में है यह पार्क। बिंद पहाड़ियों, अब देखिए आप पहाड़ी देखते हो, अरावली पहाड़ी, बिंद पहाड़ी, आप ये है बिंद पहाड़ी। देखिए कहां से जाता है? बुंदेलखंड से होते हुए अब धीरे धीरे ये मिर्जापुर से सीधा गया से जाके झारखंड तक जाती है पहाड़ी। बिंद पहाड़ियों का एक भाग है जो बिंद पहाड़ी ऐसे जाती है। इंडिया के मैप में आप देखोगे ऐसे, तो बिंद पहाड़ी ये यूपी से ऐसे ऐसे जाते इधर को बढ़ती जाती है। ये बिंद पहाड़ियों का एक भाग है। कूनो नेशनल पार्क मान लीजिए यहां पे है, ये कूनो नेशनल पार्क। कूनो नेशनल। अब देखिए नेशनल पार्क क्या होता है? यह है कि राज्य सरकार इसको डिसाइड करती है किसको नेशनल पार्क बनाया जाएगा, फिर इसको भेजती है, क्षेत्र एरिया डिसाइड करती है, इसके बाद केंद्र सरकार को भेज देती है, जो केंद्र सरकार इसको पास करता है, तब वह नेशनल पार्क बनता है। कूनो नेशनल पार्क, यह चंबल की, ये क्या है? कूनो किसके नाम पड़ा? कूनो नदी के, चंबल की ये क्या है? सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदी है, इसीलिए यह कूनो उस नदी के नाम पे कूनो नेशनल पार्क इसका नाम रखा गया। आसपास के क्षेत्र में 1981 में कूनो वन्यजीव सेंचुरी, अभ्यारण्य को इंग्लिश में बोलते हैं सेंचुरी, की स्थापना 1981 या 1981 में की गई थी, जिसको 2018 में एमपी सरकार ने इसे नेशनल पार्क घोषित कर दिया। नेशनल पार्क के लिए देखिए जो कानून बनाती है संसद बनाती है कि ना कि राज्य सरकार बनाती है, इसलिए इसके कानून बहुत ही कठिन होते हैं। नेशनल पार्क का दर्जा प्रदान कर दिया। 20 जुलाई 2022 को भारत प्लस नामीबिया के बीच कब समझौता हुआ था? 20 जुलाई 2022 को। देखिए 20 जुलाई 2022 को भारत प्लस नामीबिया के बीच समझौता हुआ था। अब 22 जुलाई 2000 को इंडियन आयल ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए बोलते हैं, ये देखिए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन ऑफ अथॉरिटी के साथ समझौता ज्ञापन इसको बोलते हैं MOU, समझौता ज्ञापन या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए गए। अब देखिए कौन किया है? पूछ ले कौन किया है? इंडियन ऑयल। ये सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। कौन है? सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है और यह महारत्न कंपनी है। याद रखिएगा महारत्न कंपनी है। महारत्न कंपनी के लिए 3 शर्तें होती हैं। पहला, उसका टर्नओवर 15,000 करोड़ 25,000 करोड़ होना चाहिए। उसका प्रॉफिट 3 साल तक लगातार 5,000 करोड़ होना चाहिए। इंडियन ऑयल ने 22 जुलाई 2022, जुलाई से याद रखिएगा, 20 जुलाई से भारत और नामीबिया के बीच समझौता हुआ। 22 जुलाई 2000 को इंडियन ऑयल ने राष्ट्रीय बाघ सुरक्षा प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन किया। यह सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है बताया और महारत्न कंपनी है।
देखिए जितनी महारत्न कंपनी है उसको मैं डिटेल में इसके बाद बताऊंगा, अब स्टार्ट में बताता जा रहा हूं। अब देखिए आगे, इसके तहत इंडियन ऑयल, ये क्वेश्चन, इसके तहत इंडियन ऑयल अगले 4 वर्षों में चीतों के संरक्षण के लिए 20.22 करोड़ रुपए देगी। कितने वर्षों में? 4 वर्षों में। किसके संरक्षण के लिए? इंडियन ऑयल चीतों के संरक्षण के लिए 50.22 माने 50.22 करोड़ रुपए देगी। यह CSR के तहत देगी, जो CSR के तहत योगदान करेगी। समझिए बात को, क्लियर? इंडियन ऑयल पिछले वर्ष एक सींग वाले गैंडे को अपना शुभंकर मस्कट घोषित किया था। पिछले वर्ष 2021 में एक सींग वाले गैंडे को, एक सींग वाला गैंडा आसाम में पाया जाता है, बहुतायत में पाया जाता है। देश में चीतों के पुनर्वास के लिए योजना कब शुरू की गई थी? 2009 में बनाई गई थी, जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय बनाई गई थी, जिसे बाद में उच्चतम न्यायालय ने 2013 में रद्द कर दिया था। तो फिर मोदी गवर्नमेंट या बीजेपी गवर्नमेंट ने दोबारा इसके लिए योजना बनाई। अब देखिए नौसेना की परियोजना। अब देखिए डिटेल में चीते को इसलिए बताया गया कि एक सिक्स का एक क्वेश्चन आना निश्चित है, तो इसमें कहां से पूछेगा, ये किसका बहुत बड़ा एरिया है, इसलिए उसको डिटेल में वर्णन किया गया। अब यहां से बिल्कुल शॉर्ट में किया जाएगा। नौसेना की परियोजना है 1770 बोलते हैं तहत बने तारागिरी युद्ध पोत का जलावरण किया गया है। कहां किया गया है? मुंबई में किया गया है। यह नीलगिरी श्रेणी का, देखिए एक श्रेणी निर्धारित की जाती है, नीलगिरी श्रेणी का तीसरा युद्ध पोत है। देखिए किसके तहत बनाया गया? 17 परियोजना है नौसेना की, इसके तहत बने तारागिरी युद्ध पोत का जलावरण किया गया मुंबई में। नीलगिरी श्रेणी का यह तीसरा युद्ध पोत है। नीलगिरी पहला था नीलगिरी श्रेणी का नीलगिरी, दूसरा है उदयगिरी, तीसरा है तारागिरी। गिरी सब में लगा हुआ है, समझिए। पहला है 17 परियोजना के साथ 3 युद्ध पोत बना लिए गए हैं। पहला है नीलगिरी, दूसरा है उदयगिरी और तीसरा है तारागिरी। यह स्टेल्थ राडार की नजर से बचने में सक्षम है। सबसे बड़ी इसकी खासियत यह है कि यह युद्धपोत जो तारागिरी युद्धपोत है, यह राडार की नजर में नहीं आता। इसका मतलब राडार इसको नहीं पकड़ पाता। इसका जलावरण 11 सितंबर 2022 को किया गया है। QRSM का बहुत है, PCS का तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, पूछ लेता है ये है क्या QRSM। इसका आपका फुल फॉर्म जाना चाहिए, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर। ये सरफेस है, ये एयर, ऐसे मार करेगी ऊपर की ओर, सरफेस से सरफेस नहीं जाएगी, सरफेस से एयर मार करेगी। ये मिसाइल है QRSM, क्विक रिएक्शन का फुल फॉर्म है सरफेस टू एयर मिसाइल है। यह मिसाइल सतह से हवा में कितने किलोमीटर मार करती है? 25 से 30 किलोमीटर तक मार कर सकती है। भारत की समृद्ध एवं विविध समुद्री विरासत के संरक्षण हेतु, देखिए पॉइंट है सच, एक राष्ट्रीय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहली बार घटना हुई है। ये भी भारत की समृद्ध एवं विविध समुद्री विरासत के लिए संरक्षण हेतु एक राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद की स्थापना की जा रही है। कहां पे की जा रही है? गुजरात के लोथल में की जा रही है। देखिए कौन से, क्या है? राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद। अब देखिए, अब यहां पे है लोथल पड़ रहा है यहां पे, तो यहां पे इसकी स्थापना की जा रही है।
किसकी? राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद की स्थापना पूछ ले कहां की जा रही है? यह पहली बार घटना घटी है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत की समृद्ध एवं विविध समुद्री विरासत के संरक्षण एक राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद की स्थापना की जा रही है। पूछेगा कहां पे की जा रही है? गुजरात के लोथल में की जा रही है। क्लियर बच्चों? चलिए, अब किसके सहयोग से की जा रही पूछ ले, तो किसके सहयोग से? पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय प्लस संस्कृति मंत्रालय के द्वारा की जा रही है। दो हैं, पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय प्लस सांस्कृतिक मंत्रालय, दो मंत्रालय मिलकर इस चीज की स्थापना कर रहे हैं। कहां पे? गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद की स्थापना पूछ ले कहां की जा रही है? गुजरात के लोथल में की जा रही है। दो मंत्रालय शामिल हैं, पोत एवं जलमार्ग मंत्रालय, दूसरा है सांस्कृतिक मंत्रालय। चलिए, पीएम बहुत इंपॉर्टेंट ये है, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको इसलिए डिटेल में बताया जा रहा है। पीएम श्री स्कूल योजना आ जाए, पीएम श्री इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। इसका है श्री का फुल फॉर्म है स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, श्री, इसलिए पीएम श्री स्कूल योजना, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया इसका नाम है। इस योजना का उद्घाटन 5 सितंबर 2022 को पीएम मोदी ने किया है, प्रधानमंत्री जी ने किया है, हमारे पीएम साहब ने किया है। यह केंद्र सरकार द्वारा, कौन है इसमें राज्य शामिल है पूछे तो राज्य शामिल नहीं है, यह पूर्ण रूप से केंद्र सरकार की परियोजना है। यह मौजूदा स्कूलों को मजबूत करेगी। अब देखिए, इससे पूछ ले पीएम श्री स्कूल योजना क्या नए स्कूल बनाएगी? तो आप कहोगे नहीं बनाएगी, जो स्कूल बने हुए हैं उन्हीं को अपग्रेड करेगी। यह 14,500 स्कूलों को पूरे भारत के सरकार द्वारा संचालित स्कूलों को अपग्रेडेशन कर इन्हें मॉडल स्कूल बनाएगी, जिससे ऐसे मॉडल स्कूल होते हैं जिनको देख करके दूसरे स्कूल भी अपने को ग्रेड करें। मॉडल स्कूल कहते हैं कि एक इतना अच्छा स्कूल बनाओ जिससे दूसरे स्कूल भी प्रभावित हों कि ऐसे स्कूल बनाए जाना चाहिए, उन्हीं को मॉडल स्कूल बनाया जाएगा। कितने? 14,500। स्कूलों का चयन कहां से किया जाएगा, यह भी आपको ध्यान देना है। स्कूलों का चयन किया जाएगा केंद्र, राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश व स्थानीय निकायों द्वारा संचालित स्कूलों। देखिए, चारों शामिल हैं। केंद्र सरकार द्वारा जो संचालित स्कूल हैं, जो केंद्रीय विद्यालय होते हैं। दूसरा है राज्य सरकारों द्वारा, जैसे बिहार बोर्ड के जो राज्य सरकार के होंगे, यूपी बोर्ड के जो राज्य सरकार के होंगे, हरियाणा सरकार के होंगे। साथ में क्या है, केंद्र शासित प्रदेशों में जो स्कूल हैं सरकारी, उनको भी साथ में। और एक क्या होता है, जो आपको एक साथ में संचालित स्कूलों में स्थानीय निकायों में भी जो होते हैं, स्थानीय निकायों के स्कूलों को भी अपग्रेड किया जाएगा। समझिए, चारों द्वारा, केंद्र, राज्य, केंद्र शासित तथा स्थानीय निकायों द्वारा संचालित ही किया जाएगा। इनका चयन, कितने स्कूलों का चयन करना है? 14,500। अपने देश में विकसित, ये देखिए अगला, ये क्वेश्चन देखिए, अपने ही देश में विकसित भारत बायोटेक द्वारा बनाई गई नेजल वैक्सीन। यह महत्वपूर्ण घटना है कि अपने देश में ही हमारे देश की फार्मा कंपनी बहुत ही इस समय मजबूत स्थिति में है, जो हर वैक्सीन को का निर्माण करने लगी हैं। तो अपने ही देश में विकसित भारत बायोटेक है द्वारा बनाई गई नेजल वैक्सीन। नेजल का होता है, स्पेलिंग होती है नेजल, जिसका होता है नाक। नेजल वैक्सीन नाक के रास्ते दी जाने वाली वैक्सीन, जिससे किस लिए नाक के रास्ते दी जाने वाली वैक्सीन है। अभी तक हम कोविड के लिए यहां पे लगवाते, इंजेक्शन लगवाते थे, पर अब इंजेक्शन लगवाने की जरूरत नहीं होगी, नाक के द्वारा यही वैक्सीन दे दी जाएगी, तब भी हमारा कोविड-19 से बचाव हो जाएगा। कौन बनाया है? भारत बायोटेक ने बनाया है। नेजल वैक्सीन नाक के रास्ते दी जाने वाली वैक्सीन है। इसको ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने मान्यता दे दी है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने मान्यता दे दी है। अब इस नेजल वैक्सीन है, उसको लोगों का 18+ जो उम्र के हैं, उनको अब नाक के रास्ते कोविड-19 की वैक्सीन दी जाएगी। ये कोविड-19 सुरक्षा के लिए नाक से दिए जाने वाला
पहला देशी टीका है। आप ये पूछ ले कि पहला देशी टीका नाक से देने वाला क्या है, यही है। यह नाक को सुरक्षा के लिए नाक से दिए जाने वाला पहला देशी टीका है। यह 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए है। यह कितने, 18 प्लस, जो उम्र से इससे 18 प्लस से हैं सभी लोगों के लिए है। माने 18 पार करने के जो उम्र के बच्चे हैं, चाहे बूढ़े हों, सबके लिए है। अब देखिए, अभी एक रिपोर्ट आई है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। ये जब भी आता है, खास करके यूपी पीसीआर में मैक्सिमम क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। जब भी रिपोर्ट आती है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, इसको बोलते हैं नेशनल रिकॉर्ड ब्यूरो, ने वर्ष 2021 के अपराध के आंकड़े दिए हैं। और किस रिपोर्ट का, किस नाम से रिपोर्ट जारी किया, पूछ ले, क्राइम इन इंडिया 2021 रिपोर्ट का नाम है। 30 अगस्त 2022 को जारी की। इसके अनुसार हिंसक अपराधों की दर पूछे तो सर्वाधिक है असम में, दूसरा है दिल्ली में, तीसरा है पश्चिम बंगाल में। पर हिंसक अपराधों की न्यूनतम दर कहां पे है, गुजरात में है। सबसे कम गुजरात में, दूसरा आंध्र प्रदेश में, तीसरा तमिलनाडु में। देखिए, हिंसक अपराधों में सर्वाधिक वृद्धि पूछे, दर ना पूछ करके यदि कह दे हिंसक अपराधों की दर पूछे तो आपको आसाम मानना है, फिर दिल्ली मानना है, फिर तीसरा पश्चिम बंगाल मानना है। पर केवल वृद्धि पूछे, दर ना पूछे, रेट ना पूछे, यदि वृद्धि पूछता है तो आपको उड़ीसा मानना है। और यदि सबसे कम हिंसक दर है तो गुजरात में है, दूसरा आंध्र प्रदेश में है, तीसरा तमिलनाडु में है। अब देखिए, अभी महारानी, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ सेकंड थी का निधन 96 वर्ष की उम्र में हो गया। आई में 8 सितंबर को स्कॉटलैंड के बालमोरल कैसल में हुआ है। अभी उनकी फिलहाल जल्दी ही अब इनकी मृत्यु हुई है, जो कि 96 वर्ष की थी। यह विश्व की ऐसी शासिका हैं जो सबसे विश्व में दूसरे नंबर के सबसे ज्यादा शासन करने वाली शासिका हैं। यह 70 वर्ष 2000 कितने दिन तक शासक रही, वहां की महारानी रही। 70 वर्ष 2014 दिनों तक यूके में शासन किया। देख लीजिए कितना टाइम, 70 वर्ष 2014, 214 दिनों तक यूके में शासन किया। यह सर्वाधिक समय तक यूके के शासन का रिकॉर्ड इनके ही नाम है। अब सोचिए, विश्व में पूछ ले तो सबसे ज्यादा शासन कर दूसरे नंबर पर आती हैं। यदि यूके में पूछ ले तो सबसे ज्यादा समय तक शासन इन्होंने ही किया है, पर विश्व में दूसरे नंबर पर है। इनसे भी एक लोग हैं, एक राजा हैं जो इनसे ज्यादा समय तक शासन किया। ये 70 वर्ष 214 दिन तक शासन किया, वो इससे भी ज्यादा समय तक शासन किए। लेकिन विश्व में इनका दूसरा स्थान है। प्रथम स्थान पूछ ले कहां है, प्रथम स्थान फ्रांस के किंग लुइस 14 हैं। फ्रांस के किंग लुइस 14 थे। सोचिए 14, यह याद रखिएगा, लुइस किंग 14। इसके अंतिम संस्कार में भारत की तरफ से पूछ ले कौन गया था, तो राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू गई थी। माननीय राष्ट्रपति गई थी, तो उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। वह 3 बार भारत यात्रा पर आई थी। ये कितनी बार भारत पर आई थी, 1961, 83 और 97 में भारत की यात्रा की थी। एलिजाबेथ सेकंड ब्रिटेन के साथ ये साथ 14 अन्य राष्ट्रमंडल, जिसको कॉमनवेल्थ बोलते हैं, कॉमन देशों की महारानी थी। देखिए, ब्रिटेन की तो थी ही, और साथ में 14 अन्य देशों की भी महारानी थी। सोचिए, टोटल यह 15 देशों की महारानी थी जो कॉमनवेल्थ में शामिल है। इसमें तो राष्ट्रमंडल में कितने सदस्य हैं, 54 सदस्य हैं। यूएसए ने अफगानिस्तान का, देखिए यूएसए अभी क्या किया, यूएसए ने अफगानिस्तान का गैर नाटो प्रमुख का मित्र राष्ट्र का दर्जा समाप्त कर दिया है। इससे क्या हुआ, यूएसए ने अफगानिस्तान का गैर नाटो प्रमुख मित्र राष्ट्र, देखिए यूएसए ने क्या किया, अफगानिस्तान का गैर नाटो प्रमुख मित्र राष्ट्र का पहले दर्जा दिया हुआ था। इससे क्या होता, उसको हथियारों की सप्लाई विश्व से आसानी से की जा सकती थी, पर उसने अब क्या किया, अफगानिस्तान का गैर नाटो मित्र राष्ट्र का दर्जा समाप्त कर दिया, जिससे अब उस बाहर से आसानी से हथियार नहीं ले सकता। शेख हसीना, देखिए हमारे
बांग्लादेश से भारत के बहुत ही अच्छे संबंध है, क्योंकि 1971 में जब बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था तो उसमें भारत का बहुत ही बड़ा योगदान था। उस समय हमारे यहाँ की देश की प्रधानमंत्री माननीय कौन थी? इंदिरा गांधी, जिनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है बांग्लादेश के स्वतंत्रता में। कब हुआ था स्वतंत्र? 1971 में। तो भारत दक्षिण एशिया में बांग्लादेश का सबसे प्रमुख निर्यात गंतव्य है। सबसे ज्यादा निर्यात करता है बांग्लादेश, तो भारत में करता है कहां? दक्षिण एशिया की बात करें तब। शेख हसीना 5 नंबर राजघाट गई। एक बार पूछ चुका है पीछे क्वेश्चन कि किसी को पूछा था कोई प्रधानमंत्री कौन राजघाट गया, तो उसी में इसमें लिख दिया कि शेख हसीना 5 राजघाट भी गई थी। महात्मा गांधी की समाधि है, वहां राजघाट गई थी। भारत दक्षिण एशिया में बांग्लादेश का सबसे प्रमुख निर्यात गंतव्य है। दोनों देशों की आपसी व्यापार, अब देखिए 5 वर्षों में पूछ ले तो 9 अरब डॉलर से बढ़कर कितना हो गया? दूना हो गया, 18 अरब डॉलर हो गया। पहले था 9 अरब डॉलर, व्यापार आपस दोनों का व्यापार था 9 अरब डॉलर, पर अब 5 सालों में ही डबल हो गया, 18 अरब डॉलर हो गया। समझौते पूछ ले कुल कितने समझौते हुए, तो कुल 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वह अजमेर के ख्वाजा मुइनुद्दीन की जो चिश्ती की दरगाह है, मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी गई थी। देखिए एससीओ का, देखिए इसका डिटेल में बता भी चुका हूं। एससीओ इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 2023 में एससीओ की मेजबानी भारत करने जा रहा है। 2023 भारत के लिए बहुत ही विश्व लेवल में बहुत सी घटनाएं घटने वाली है। G20 की मेजबानी करेगा, एससीओ की मेजबानी करेगा। एससीओ का 22वां पूछ ले, 22वां शिखर सम्मेलन उज्बेकिस्तान की राजधानी समरकंद में संपन्न हुआ। कौन सा? 22वां सम्मेलन एससीओ का समरकंद में संपन्न हुआ। स्थान क्या है? समरकंद। कब हुआ था? 15-16 सितंबर 2022 को हुआ। और देखिए एससीओ में कुल राष्ट्र कितने हैं? 8 हैं। अब पर्यवेक्षक राज्य कितने हैं? पर्यवेक्षक देश 4 हैं। पर्यवेक्षक का दर्जा जिसको मिला है 4 देशों को मिला है। कुल राष्ट्र 8 हैं। भारत इसमें, अब देख लो पूछ ले, भारत एंड पाक 2017 में सदस्य बने हैं। 2017 में सदस्य बने। पूछ लेता है कभी कभी कि सदस्य कब बने, तो 2000 भारत और पाकिस्तान 2017 में सदस्य बने। अब ये कहा जाए एससीओ का हेडक्वार्टर कहां है? इस समय बीजिंग में है, इसके पास संघाई में था। ईरान 9वां सदस्य बनने वाला है। 9वां सदस्य पूछ ले कौन बनने वाला है? 2023 में बन जाएगा। ईरान 9वां सदस्य बनने वाला है, तो ईरान है। और पर्यवेक्षक राष्ट्र कौन से हैं? बेलारूस है, मंगोलिया है, अफगानिस्तान है और ईरान है। अभी ईरान को पर्यवेक्षक राष्ट्र का दर्जा प्राप्त है। इसी टाइप से भारत और पाकिस्तान को पहले पर्यवेक्षक राष्ट्र का दर्जा प्राप्त था, जिसको 2017 में सदस्य बन गया। तो पर्यवेक्षक राष्ट्र है बेलारूस, मंगोलिया, अफगानिस्तान और ईरान है। क्लियर? अब देखिए इसकी शुरुआत इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत इसकी मेजबानी 2023 में करने वाला, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको डिटेल में जानना जरूरी है। इसकी शुरुआत पहले हुई थी संघाई 5 नाम से, 1996 में संघाई में की गई थी। पहले संघाई 5 नाम से, क्योंकि 5 देश थे तो संघाई 5 नाम दिया गया। स्थान था संघाई। वहां 5 देशों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया जिसको पड़ गया संघाई स्थान के नाम पे, संघाई 5 नाम से। फिर इसका बाद में नाम एससीओ बदल दिया गया। भारत और पाकिस्तान 2017 में इसके सदस्य बने। एससीओ नाम कब पड़ गया? 5 के संघाई 5 था, तो 96 में +5 जोड़ दो तो वही आ गया 2001 रटने का। तो 2001 में एससीओ नाम पड़ गया इसका। हेडक्वार्टर पूछे तो बीजिंग है। भारत 2023 में एससीओ की अध्यक्षता करेगा। एससीओ की पहली सांस्कृतिक, एससीओ की सांस्कृतिक बहुत इंपॉर्टेंट पर्यटन राजधानी कौन वाराणसी को घोषित किया है 2022-23 के लिए? एससीओ ने समरकंद में सांस्कृतिक और पर्यटक राजधानी किसको घोषित किया पूछे तो वाराणसी को घोषित किया है 2022-23 के लिए।
बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, भारत एशिया की पहली सांस्कृतिक और पर्यटक राजधानी पूछे, ये विश्व की है, पहली बार घोषित किया 2023 में दर्जा करेगा। पहली एशिया की पहली सांस्कृतिक और पर्यटक राजधानी वाराणसी को घोषित किया गया 2022-23 के लिए। अब देखिए यूएनडीपी की मानव विकास, देखिए यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है, 2021-22 की रिपोर्ट जारी किया। जब ये रिपोर्ट आती है तो एग्जाम की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए इसको समझना जरूरत है। यह रिपोर्ट कब आई, कब की है, 21-22 की है, न कि 22-23 की। 8 सितंबर 2022 को जारी हुई है। टोटल देश भी आपको पता होना चाहिए, कब जारी हुई, 8 सितंबर। यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट जारी हुई है 8 सितंबर। इसकी थीम भी पूछता है। 8 सितंबर 2022 को जारी हुई। टोटल देश कितना शामिल हुए, 191 देश शामिल हुए। यह रिपोर्ट 2021 के लिए है। टोटल देश पूछ ले तो 191 देश शामिल हुए। कौन जारी करता है, यूएनडीपी जारी करता है। पूछ ले भारत का स्थान कौन सा है, 132वां है। पहला स्थान पूछता है या पहला रैंक पूछे तो स्विट्जरलैंड है। अब देखिए 8 सितंबर 2000 जारी हुई, टोटल देश 191। ये रिपोर्ट 2021 के लिए है। भारत का स्थान, ये हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 132वां स्थान है। इसके पहले 2020 में 131 या 131वां स्थान था। फर्स्ट रैंक पर है, देखिए स्विट्जरलैंड है, दूसरे रैंक पर है नॉर्वे है, और तीसरे रैंक पे 21वें रैंक पर देखिए सबसे लास्ट रैंक पे कौन है, ये ध्यान हमेशा आ जाए तो देखिए हमेशा कभी पूछे लास्ट में तो दक्षिण समझिए सूडान आता है, ना कि उत्तरी सूडान। जैसे दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया में सब निगेटिव जो है तो उत्तर कोरिया में, सब कुछ पॉजिटिव है तो दक्षिण कोरिया में। पर यहां पे उल्टा है, सब कुछ निगेटिव मतलब सब उल्टा सीधा। जो सबसे कम रैंकिंग होगी, सबसे भ्रष्टाचार आए, सबसे भुखमरी आए तो साउथ सूडान में ही होगी, उत्तरी सूडान में नहीं। मानव विकास सूचकांक 3 पहलुओं को शामिल करता है। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि मानव विकास सूचकांक में कितने पहलुओं को शामिल करता है, तो आपको पता होना चाहिए 3 पहलुओं को शामिल करता है। पहला है स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के लिए जीवन प्रत्याशा कि व्यक्ति जन्म से मृत्यु तक कितने जीवन एवरेज जीता है, औसत कितने साल जीता है, उसी को बोलते हैं जीवन प्रत्याशा। शिक्षा, शिक्षा के औसत वर्ष कि वह स्कूल में गया, कितने वर्ष तक वह एजुकेशन एडमिशन लेके वह एजुकेशन प्राप्त शिक्षा प्राप्त करता है स्कूल में। तथा रहन सहन मतलब प्रति व्यक्ति आय, ये 3 चीज है। फिर देख लीजिए स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, शिक्षा के औसत वर्ष, रहन सहन का मतलब प्रति व्यक्ति आय कितनी है, ये तीनों को शामिल करता है। इसको किसने बनाया था यह सूचकांक, ये कई बार पूछा है। बांग्लादेश के अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक द्वारा तैयार किया गया था। यह मानव विकास रिपोर्ट या मानव विकास इंडेक्स किसके द्वारा तैयार किया था, अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा तैयार किया गया था। 1990 से प्रतिवर्ष मानव विकास रिपोर्ट या मानव विकास इंडेक्स जारी होता है। भारत से ऊपर पड़ोसी देश हैं, देखिए ये देश पड़ोसी ऊपर है भारत से, चीन है, श्रीलंका है, मालदीव है, भूटान है, बांग्ला। यहां तक देखिए भारत से बांग्लादेश भी ऊपर आता है मानव विकास रिपोर्ट में। बांग्लादेश, श्रीलंका, चीन, मालदीव और भूटान। भारत कौन सा है, मध्यम मानव विकास के आता है, न उच्च में आता है न निम्न में आता है। किसमें, मध्यम मानव विकास के वर्ग में आता है। एचडीआई की थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, अनिश्चित समय। देखिए अनिश्चित समय अनसुलझा जीवन, क्या है थीम, अनिश्चित समय अनसुलझा, अनसेटल्ड लाइफ बोलते हैं इसको, अनसुलझा जीवन, अनसेटल्ड लाइफ। परिवर्तन में एक दुनिया में हमारे भविष्य को आकार देना, यहां तक है। अनडिफाइंड टाइम, अनसेटल्ड लाइफ, परिवर्तन में एक दुनिया में हमारे भविष्य को आकार देना इसकी थीम है। फिर एसबीआई की थीम है अनिश्चित समय। बस 2 पॉइंट पकड़ लोगे तो भी सही हो जाएगा, अनडिफाइंड टाइम, अनसेटल्ड लाइफ। फिर अगले बिंदु लगा के है परिवर्तन में एक दुनिया में हमारे भविष्य को आकार देना, इसकी थीम है।
देखिए इंग्लिश में भी है अनसर्टेन टाइम, या तो इसको बोलते हैं अनडिफाइंड टाइम, अनिश्चित समय, अनसर्टेन टाइम्स, अनसेटल्ड लाइफ, शेपिंग आवर फ्यूचर इन ए वर्ल्ड इन ट्रांसफॉर्मेशन। ये है अनसर्टेन टाइम, अनसेटल्ड लाइफ, शेपिंग आवर फ्यूचर इन ए वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। भारत और जापान के बीच 2+2 मंत्रिपरिषदीय वार्ता हुई है अभी। फिर सोचिए कहां पे हुई है, ये पूछ लेता है किस स्थान पे हुई। भारत और जापान के बीच 2+2 वार्ता हुई है, मंत्रिपरिषदीय वार्ता। भारत ऐसी वार्ता 4 देशों के साथ करता है, जिसमें यूएसए शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, जापान शामिल है, यूके शामिल है। तो अभी जापान के साथ 2+2 वार्ता हुई है, किसके साथ, कहां पे, टोक्यो में हुई है 8 सितंबर को। दूसरी बार ये हुई है 2+ वार्ता हो रही है। भारत की तरफ से कौन गया है, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गए हैं और विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी गए हैं। देखिए विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री गए हैं। जापान की तरफ से कौन हुआ, रक्षा मंत्री यासुकाजु, याद करने का है, रक्षा मंत्री है यासुकाजु हमदा, और विदेश मंत्री हैं योशिमासा हयाशी। हा से आता है, दोनों रटने का तरीका है हा। हमदा और हयाशी 2 से रटे रहिएगा, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे भूल जाते हो तो कुछ ट्रिक्स आपके पास होना चाहिए। मुझे जापान की तरफ से कौन भाग लिया, हमदा, और यदि विदेश मंत्री पूछे तो हयाशी। चलिए, भारत द्वारा कल 4 देशों के साथ यह वार्ता होती है। भारत द्वारा केवल 4 देशों के साथ 2+2 वार्ता होती है। यूएसए, जापान, रूस और ऑस्ट्रेलिया के साथ होती है। रूस के साथ भी होती है, यूएसए के साथ भी होती है, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ। देखिए कजाकिस्तान क्या किया है, कजाकिस्तान फिर क्या, देखिए पुनः अपनी राजधानी बदल लिया। कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी पुनः बदल लिया, बदल करके नूर सुल्तान, वहां के राष्ट्रपति, नूर सुल्तान पहले राजधानी बदल दिया था। पहले अस्थाना राजधानी थी, अस्थाना से नूर सुल्तान कर दिया था। नूर सुल्तान इसलिए रखा था कि एक वहां के राष्ट्रपति बहुत समय तक वहां शासन किए, उनके नाम पे, उनके सम्मान में नूर सुल्तान राजधानी रख दी गई थी। फिर बदल के वर्तमान राष्ट्रपति ने फिर बदल के अस्थाना कर दिया। देखिए राजधानी का नाम पुनः बदला गया। 1991 में सोवियत संघ, जिसको यूएसएसआर बोलते हैं, कि विक्टर के बाद कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान से बदलकर अस्थाना कर दिया गया सितंबर 2022 से। इसके अलावा वह, देखिए इसके अलावा और घटना क्या हुई, इसके अलावा वहां के राष्ट्रपति का कार्यकाल बढ़ा के 5 वर्ष से 7 वर्ष कर दिया। कभी आ जाए कि कहां के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ा के 7 वर्ष कर दिया तो कहा जाएगा कजाकिस्तान। कजाकिस्तान देखिए ऊपर है, रूस से बिल्कुल लगा हुआ है। जापान के पूर्व पीएम शिंजो अबे जी का 8 जुलाई 2022 को गोली मारकर हत्या कर दी गई। यदि पूछ लेता है किस पीएम को गोली मारकर हत्या की गई, तो वो जापान के पीएम है शिंजो अबे, जिससे भारत से बहुत ज्यादा लगाव था। वो भारत की बहुत बार यात्रा किए थे, बहुत से समझौता किए थे। भारत की विदेश नीति देखिए हमेशा 5 वर्ष के लिए बनाई जाती है। तो भारत की विदेश नीति 2015 से 20 के लिए बनाई गई थी, पर कोविड के कारण उसका टाइम पीरियड 6 माह बढ़ाया गया। अब यही विदेश नीति जो 2015 से 20 तक के लिए थी, अब यह 2 मार्च 2023 तक लागू रहेगी। इसका समय 6 महीने फिर बढ़ा दिया गया, 4-5 बार बढ़ाया जा चुका है, इसे 6 महीने बढ़ा के। तो भारत की विदेश नीति पहले जो बनी थी 2015 से 20 के अवधि के लिए बनाई थी, फिर पुणे 6 माह बढ़ा दी गई। अब यह मार्च 2023 तक लागू रहेगी। इस टाइप से 6 माह, कोविड के टाइम पे भी 6 महीने 4-5 बार बढ़ाया गया, फिर 6 महीने पुनः बढ़ा दिया गया 6 माह के लिए। व्यापार नीति 5 वर्ष के लिए थी 2015 से, पर कोरोना के कारण इसके समय में लगातार वृद्धि की गई।
मार्च 2022 के अंत में, अब देखिए मार्च 2022 के अंत में देश के कुल विदेशी ऋण, देखिए ये रिपोर्ट आती है 6 महीने में, तो मार्च में जो रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार देश कुल विदेशी ऋण हमारे पास बहुत ज्यादा बढ़ गया, 620.2 अरब डॉलर पहुंच गया। देखिए जो कि पहले, इसके पहले 573 अरब डॉलर था, पर ये बढ़ करके 620.7 अरब डॉलर पहुंच गया है। अब ये पूछ ले जीडीपी का कितना है, तो 19.9% है। अब देखिए, अब ऋण है, देखिए हमेशा ऋण अच्छा माना जाता है दीर्घकालीन, और अल्पकालीन ऋण अच्छा नहीं माना जाता। कोई देश डेवलपमेंट या विकास करता है यदि वो दीर्घकालीन ऋण लिया है तो वह अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और संरचना, रोड, रेलवे मजबूत करेगा, वो लॉन्ग टाइम में पैसा लौटा लेगा। शॉर्ट टाइम या अल्पकालीन ऋण बहुत ही बुरा होता है, क्योंकि अभी आप ऋण लिए तुरंत लौटाना पड़ेगा, तो आपके पास लौटाने के लिए हो सकता है पैसा ना हो, आप तब तक अवसंरचना जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप मजबूत करना चाहते हो तो आसानी से मजबूत ना कर पाओ। इसलिए हमेशा ऋण पूछे कौन अच्छा माना जाता है, दीर्घकालीन ऋण, और हमेशा भारत का दीर्घकालीन ऋण ही ज्यादा है। देखिए दीर्घकालीन ऋण 80.4% है, अल्पकालीन ऋण है 19.6%, 620.7 में 80.4% अल्पकालीन है, 19.6% है। रिपोर्ट 5 सितंबर 2020 को वित्त मंत्रालय ने जारी किया था। वित्त मंत्रालय ने बताया था कि भारत का विदेशी ऋण 620.7 अरब डॉलर पहुंच गया है, जो जीडीपी का 19.9% है। देखिए पिछले साल यह ऋण था कितना, 573, जो कि बहुत ज्यादा हो गया। पिछले साल था 573.7%, 573.7 अरब डॉलर था। अब देखिए यह घटना है विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन। डेयरी मतलब जहां पे दूध मिलता है, डेयरी जहां के दूध इकट्ठा किया जाता है, दूध उत्पादन को। तो विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2020 का स्थान है हमारे ग्रेटर नोएडा में हुआ है। ग्रेटर नोएडा उद्घाटन मोदी साहब ने किया, पीएम द्वारा किया गया। थीम था पोषण और आजीविका के लिए डेयरी। पोषण और आजीविका, देखिए डेयरी दोनों का काम करती है, दूध का उत्पादन, दूध के से हमारा पोषण भी पूरा होता है, साथ में किसानों को, लोगों को आजीविका का साधन भी मिलता है। तो डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लिवलीहुड, पोषण और आजीविका के लिए डेयरी, इसका थीम थी। भारत में इससे पहले सम्मेलन बहुत पहले हुआ था। कब हुआ था, 1974 में हुआ था। देखिए इसके बाद दोबारा हो रहा है ग्रेटर नोएडा पे। वैश्विक नवाचार, इनोवेशन में रैंकिंग, नवाचार रैंकिंग 2022 जारी की गई है। कौन जारी करता है, हमेशा पूछता है, वाइपो करता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। जारी करता है वाइपो, साथ में है कर्नेल विश्वविद्यालय करता है, दोनों मिलकर करते हैं, वाइपो प्लस कर्नेल विश्वविद्यालय जारी करता है। कुल देश शामिल हुए हैं 132 और ध्यान दीजिए, मानव विकास, भारत का मानव विकास रिपोर्ट में 132वां स्थान भी था। तो इसमें कुल देश शामिल हुए हैं 132 इनोवेशन में। भारत का स्थान इसमें ठीक ठाक है, 40 है। इसमें प्रथम स्थान पे है स्विट्जरलैंड है। देखिए मानव विकास रिपोर्ट में भी, याद रखिए, मानव विकास रिपोर्ट में भी पहला स्थान स्विट्जरलैंड का था, और यहां पे भी पहला स्थान स्विट्जरलैंड का है। वहां पे मानव विकास रिपोर्ट में दूसरा स्थान नॉर्वे का था, यहां पे यूएसए का है, और अंतिम स्थान है गुयाना का। देखिए गुयाना का अंतिम स्थान है। भारत का स्थान पूछे तो इसको याद रखिएगा कि 40 है। आरबीआई अपनी रिपोर्ट जारी किया है, इसमें समझिए आरबीआई की रिपोर्ट 222 जारी किया भी, तो 30 सितंबर 2022 को स्थिति में है। रेपो दर पूछ ले, बहुत ज्यादा हो गई है, 5.90। रिवर्स रेपो दर 3.35% है, ये परसेंटेज में होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। यमएसएफ 6.15 है, और बैंक रेट है 6.15।
को बोलते हैं वन नाइट लोन। बड़े बड़े बैंक आरबीआई से एक रात के लिए जो लोन लेते हैं उसमें जो ब्याज देना पड़ता है उसी को एमएसएफ बोलते हैं। एमएसएफ 6.15 है, बैंक रेट 6.15 है। सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो कितना है? अब देखिए सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो है 4.5%। अभी तक 4% था, अब इसको बढ़ा के कर दिया गया है 4.5%। कितना कर दिया गया? बढ़ा दिया गया 4.5%। एसएलआर 18% ही है। देखिए अब देखिए अफगानिस्तान में ये क्लियर हो गया। देखिए कहता है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट वैसा रेट होता है जिससे आरबीआई बैंकों को लोन देता है 14 दिन तक के लिए। रिवर्स रेपो रेट जो बैंक कमर्शियल बैंक या वाणिज्यिक बैंक आरबीआई में जो पैसा जमा करते हैं उसको रिवर्स रेपो रेट, उसमें जो बैंक आरबीआई उनको ब्याज देता है वो रिवर्स रेपो रेट हो गई। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र की एक नई दूत, अफगानिस्तान में नई दूत बनी है अभी, उनका है, कौन है बनी है? किर्गिस्तान की पूर्व राष्ट्रपति रोजा अतुनबायेवा बनी है। रोजा कहां की है? किर्गिस्तान की पूर्व राष्ट्रपति हैं। देखिए किर्गिस्तान की पूर्व राष्ट्रपति हैं। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र की नई दूत बनी है अभी किर्गिस्तान की पूर्व राष्ट्रपति रोजा अतुनबायेवा। कब बनी? सितंबर 2022 में। देखिए जनरल अनिल चौहान देश के जनरल अनिल चौहान देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस, जिसको सीडीएस बोलते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सितंबर 2022 में नियुक्त किए गए हैं। देखिए सीडीएस पद का सृजन 1 जनवरी 2020 को किया गया था। इसके पहले रावत साहब थे जिनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। फिर उनके बाद 9 महीना यह पद खाली रहा। अभी भारत सरकार ने अनिल चौहान जी को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया है। इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट आई है कि भारत में जो पर्यटक हैं कहां से सबसे ज्यादा आते हैं। इंडिया टूरिज्म रिपोर्ट स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट है 2022 की। इससे यह बताती है कि विश्व से पर्यटक जो भारत में आते हैं सबसे ज्यादा कहां से आते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों की इसमें सबसे ज्यादा आए हैं यूएसए से, दूसरे नंबर से आए हैं बांग्लादेश से, तीसरे नंबर पे यूके से आए हैं। क्लियर? इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2001 भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों में सबसे ज्यादा यूएसए, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा है यूके। देखिए भारत के समुद्र के भीतर पहली बार भारत ने समुद्र के भीतर पहली बार रेल सुरंग बना दी है। समुद्र के भीतर, अभी तक तो रोड में बनती थी, अब यह समुद्र के भीतर भी बना दिया। वह भारत के समुद्र के भीतर भी पहली रेल सुरंग महाराष्ट्र में ठाणे की खाड़ी से, या ठाणे बोलते हैं हिंदी में, वैसे ठाणे क्रीक में बांद्रा कुर्ला से, देखिए ठाणे की खाड़ी है, ठाणे क्रीक है महाराष्ट्र में, वहां में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स हुआ। सिलफाटा के बीच बुलेट ट्रेन के लिए बनाई गई थी। यह स्थान पूछले कहां से है? बांद्रा कुर्ला से कॉम्प्लेक्स हुआ, सिलफाटा के बीच बुलेट ट्रेन के लिए बनाई गई है। इसकी दूरी देखिए, बांद्रा कुर्ला यहां पर मान लीजिए बांद्रा कुर्ला है, यहां पे है सिलफाटा है, यहां पे मान लीजिए बांद्रा है, यहां से इसकी 21 किलोमीटर दूरी है टोटल, जो कि 7 किलोमीटर समुद्र पड़ता है। इसलिए वहां पे समुद्री रेल सुरंग बना दी गई है। इसी में 7 किलोमीटर, मान लो यहां से यहां तक समुद्र पड़ता है तो 7 किलोमीटर यहां पे रेल सुरंग बनाई गई है। कहां पे? बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स व सिलफाटा के भी बुलेट ट्रेन के लिए बनाई गई है। कुल लंबाई थी 21 किलोमीटर, जिसमें 7 किलोमीटर समुद्र के अंदर होगा।
इसी को पहली रेल सुरंग कहां बनाई है? महाराष्ट्र के थाने की खाड़ी में। चलिए, देश की तीसरी वंदे भारत ट्रेन का, देखिए पहली कहां से हुई, देखिए तीनों का वर्णन हम करेंगे। देश की तीसरी वंदे भारत ट्रेन का गांधीनगर से मुंबई, देखिए ये जितनी भी ट्रेन है गांधीनगर से मुंबई मार्ग पर परिचालन 30 सितंबर 2022 को शुरू किया गया। अब पूछ ले, पहली वंदे भारत ट्रेन बहुत फास्ट चलती है जिसकी स्पीड है 180 किलोमीटर पर आवर। पहली चली थी नई दिल्ली से वाराणसी चलाई गई थी। अब देखिए, और दूसरी नई दिल्ली से, सब नई दिल्ली, दो नई दिल्ली से और दूसरा नई दिल्ली से वाराणसी, ये शंकर भगवान का, भोलेनाथ का है। दूसरा श्री माता वैष्णो देवी के स्थान पे का नई दिल्ली से कश्मीर चलाई गई थी। तीसरा है गांधीनगर से मुंबई सेंट्रल चलाई गई है। तो ये तीनों याद रहना चाहिए आपको। नई दिल्ली से वाराणसी पहली, दूसरी देखिए तीसरी चली है, पर हमको वो भी पहली दूसरी भी याद रहना चाहिए। नई दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी, गांधीनगर से मुंबई सेंट्रल चली है। साथियों, ये है क्या, सितंबर के जो हमारा करंट अफेयर है उसको 3 पार्ट में हमने बांट दिया है कि एक लेक्चर कुछ बड़ा लेक्चर बन जा रहा था, इसलिए हम इसको 3 पार्ट छोटे छोटे बांट दिया, जो कि लास्ट के होंगे 25-25 मिनट के 2 लेक्चर और बनाए गए हैं। एक लास्ट का लेक्चर पूरा ऑब्जेक्टिव बनाया गया है और ये 25 मिनट का इसका कुछ अभी पोर्शन बाकी है, तो अगले लेक्चर में किया जाएगा। और यहां से मेरा लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। साथियों, यदि मेरा करंट अफेयर का ये लेक्चर पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। थैंक यू।